नमस्कार साथियों, आप हैं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं गोविंद आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने चैनल पर शानदार क्लास के साथ हाजिर होता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं। हमारी क्लास नंबर 26 है जो लेखपाल, बीडीओ और यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो ये कॉमन क्लास होती हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वो है दोस्तों कुछ भारत की महत्वपूर्ण योजनाएं। अभी हम थोड़ी सी योजना पीछे वाली पढ़ाएंगे, फिर अगली क्लास में करंट जो योजनाएं रही हैं उनको पढ़ाएंगे, क्योंकि लेखपाल या बीडीओ वगैरह जो होते हैं ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं योजनाओं से संबंधित। तो आज जो जैसा कि आप देख रहे होंगे हम चर्चा करेंगे जैसे कि मेक इन इंडिया, जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं या योजनाएं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, मिशन गंगा अभियान, आयुष्मान, सर्व शिक्षा अभियान या ऐसे ही विभिन्न टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक, जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा यहाँ आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड से कई एग्जाम में पिछले जो एग्जाम गए हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और व्यक्ति जो है कई बार इनको भूल भी जाता है। तो भूलना नहीं है और इनसे 100% आपको क्वेश्चन की सटीकता पर पहुंचना है। तो देखो आधार कार्ड से संबंधित ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका जो प्रारंभ हुआ था आधार कार्ड का वो 2010 में इंडिया में प्रारंभ हुआ था। और ये कहां से किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से किया गया था। और इस स्थान का भी नाम याद रखना, टेमभल्ली। कौन सा स्थान है? टेमभल्ली। आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं वो 12 होते हैं, ध्यान रखना। और जैविक और बायोमेट्रिक की पहचान विधेयक 2016 में इसे पास किया गया था धन विधेयक बना करके, धन विधेयक बना करके। और आपको पता ही है धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसे धन विधेयक ला करके बनाया गया था। भारत में पूछ लेगा किसका सबसे पहला आधार कार्ड बना था? तो रंजीता सोने, रंजीता सोनेवाला ये पहली महिला थी जिनका आधार कार्ड भारत में बनाया गया था। ये इंपोर्टेंट नाम है, ठीक है ना। इसका सिर्फ उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि आधार कार्ड जब व्यक्ति का बन जाएगा तो बीच में जो मीडिएटर होते हैं, बिचौलिया होते हैं, जैसे कि सरकार का कोई लाभ मिला तो बीच में बिचौलिया कमीशन के तौर पर ले लेते हैं, तो इन सबसे क्या मिल जाएगी? निजात मिल जाएगी। तो यहां से बिचौलियाओं को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। और बैंकों में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन है, वहां तक लोगों की पहुंच करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2014 में चलाया गया था। ई गवर्नेंस कार्यक्रम भी इसे कहा जाता है। इसका सिर्फ उद्देश्य यह है कि समाज को सशक्त बनाइए और ज्ञानवर्धक समाज में चेंज करिए। तो ये समाज के 1 फरवरी 2017 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। किसका नाम? इस ध्यान रखना, ई गवर्नेंस कार्यक्रम, ठीक है। इसका नाम बदल के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रखा गया था, ठीक है ना। तो इससे समाज के 6 पक्ष जुड़े हुए हैं। और वो कौन से 6 पक्ष जुड़े हुए हैं? तो आप देख रहे होंगे, एम मीन्स गवर्नेंस पोर्टल या एम गवर्नमेंट.in, दूसरा ई मीन्स हस्ताक्षर, तीसरा एप्लीकेशन, 4th स्वच्छ भारत मिशन ऐप और 5 हेल्थ ऐप और 6ठा डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर। तो ये ध्यान रखना, समाज के 6 पक्षों से ये जुड़ा हुआ है कार्यक्रम। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, ये मई 2016 में शुरू की गई थी श्रमिक दिवस के अवसर पर, ठीक है ना। और कहां से शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये यूपी के बलिया जिले से शुरू की गई थी। और इसमें जो जीवाश्म ईंधन है उसके प्रयोग को कम करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से बड़े पैमाने पर कार्बन एमिशन होता है और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका एमिशन होता है। दूसरी बात, जो इसके तहत क्या किया गया था कि हर लोग तो कनेक्शन नहीं करवा पाएंगे गैस का, तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए जो कनेक्शन था वो उन महिलाओं के लिए निःशुल्क इसके तहत प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। और इसके तहत क्या होगा, जब कनेक्शन मिल जाएगा तो पॉल्यूशन कम होगा और महिलाओं में जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। और ये सकारात्मक भी रही थी योजना। उसके साथ साथ नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। उद्देश्य यही था
फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंकिंग समावेशन को बढ़ाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से क्या किया गया था, शुरू किया था। व्यवहारिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाते खुलवाना और सीधे जनधन से जोड़ना। इसका उद्देश्य ये भी था कि बिचौलियों को खत्म करना। अब सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं बनेंगी डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों को मिल पाएगा और बिचौलियों की भूमिका वहां से हट जाएगी। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। तो ये शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को, याद रखना इंपोर्टेंट है ये। तो इसका उद्देश्य यही था कि भाई जो भी प्रोडक्ट है उनका विनिर्माण भारत में हो और भारत ही उसमें क्या करे, भारत ही उसका निवेश स्थल बने। तो इसी के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को ये लागू की गई थी और 2021 तक अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग की भूमिका को 16% से 25% बढ़ाने का इसका क्या था, लक्ष्य रखा गया था कि भाई 2014 में केवल भारत की भूमिका जो है अर्थव्यवस्था में वो 16% थी, उसे बढ़ा करके 2021 तक कितना कर दिया जाए, 25% कर दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया ये नेक्स्ट परियोजना है। तो स्टार्टअप इंडिया का मतलब है एकल लाइसेंसी विंडो सिस्टम। इसका मतलब था कि व्यवहारिक अनुमति जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और एक ही खिड़की प्रदान की जानी चाहिए, मतलब एक ही जगह से ऑल ओवर काम होने चाहिए, जिससे कि जो बिचौलिया की भूमिका होती है उसे पूर्णतः क्या किया जाए, स्टार्टअप इंडिया के तहत खत्म किया जाए। बस इसमें यह बोला गया था कि नीति निर्माण केवल सीमित तक ही रहे। इसका उद्देश्य था कि इंडिया को 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है वहां पर ये शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया को बिचौलियाओं से मुक्त करना, खुद ही स्टार्टअप अपने तैयार करना, नए नए स्टार्टअप, छोटे बड़े जो उद्योग हैं, नए नए जो इनोवेशन हैं, उनको स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से शुरू कराना इसका क्या था, उद्देश्य था। स्टैंडअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में इसमें तो बिल्कुल नए उद्योग आपको स्थापित करने पड़ेंगे और स्टैंडअप इंडिया में जो पुराने थे उनको ही तैयार करना है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। 5 अप्रैल 2021 से इसे शुरू किया गया था, 2016 से 5 अप्रैल 2016 से इसे शुरू किया गया था। दूसरी बात, नोएडा से शुरू की गई थी, ठीक है ना, ये 2016 की जगह 2015 कर लेना है, ठीक है ना। और जिसकी योजना 2015 से ही बनना प्रारंभ हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि SC ST और महिलाएं जो हैं उनके बीच उद्यमता या उद्योग की क्षमता को बढ़ाना, महिलाओं को भी इसमें सीमित करना। और यह महिलाओं को 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन की भी बात की गई थी, जिससे कि महिला उद्योग क्षेत्र में जो उद्योग क्षेत्र में व्यापार की मुख्य धारा से क्या हो, जुड़ पाए। नेक्स्ट है, काफी इंपोर्टेंट है, सर्व शिक्षा अभियान। शुरुआत कब हुई, 2001 में हुई थी। किसके द्वारा, ये राज्य की योजना या केंद्र की, तो ध्यान रखना केंद्र प्रायोजित ये योजना है और इसका उद्देश्य है 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन सभी को शिक्षा में समावेशन देना। 2 वर्ग बांटे गए थे, एक तो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और एक 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा, मतलब 8वीं क्लास तक की शिक्षा में फ्री में शिक्षा प्राप्त कराना। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना। ये 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। इसका मतलब ये था न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। और इसमें क्या था कि 1 अक्टूबर 2007 में मध्याह्न भोजन योजना के रूप में पूरे भारत में इसे व्यापक रूप से लागू किया गया था और ये प्राइमरी और जूनियर दोनों ही स्कूलों में दोपहर के समय बच्चों को क्या दिया जाएगा, भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना ये इसीलिए शुरू की गई थी कि भारत में जो लिंगानुपात था वो काफी डाउन हो रहा था। हरियाणा जैसे राज्यों में तो बहुत ही कम था। तो ये हरियाणा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को क्या की थी, शुरू की थी। हरियाणा की एक जगह है पानीपत, तो पानीपत से इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था बालिकाओं की शिक्षा में सुधार करना, उनको सुरक्षा देना और साथ साथ जो लैंगिक भेदभाव है उसको समाप्त करना। और ये बोला गया था कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक स्कूल में इस लड़की और लड़के की जो संख्या है उसका अनुपात समान रहना चाहिए, ठीक है ना। और शुरुआत में पहला चरण था इसका, उसमें 100 जिलों को लिया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। कौन सी है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब शुरू की गई, वर्ष 2017 में। इसका उद्देश्य था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, SSG हैं, स्वयं सहायता समूह,
ठीक है ना। तो इनके पिछड़े इलाकों में सड़क वगैरह और अन्य सुविधाओं को मजबूत कराना, कुल मिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपने आगे के लिए विकास कर पाए, ठीक है ना। और ये दीनदयाल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूप में ये क्या थी, एक उप योजना थी, ठीक है ना, उसी की सह योजना थी ये। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल, कब स्टार्ट की गई, तो ये 20 नवंबर 2016 को कहां से स्टार्ट की, तो ये आगरा से स्टार्ट की थी। इसमें मतलब ये था कि जो लोग बेघर हैं या कच्चे मकान हैं, ग्रामीण लोगों को उनको पक्के मकान उपलब्ध कराना और पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से देना। इसके साथ ही पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1.02 करोड़ भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा था कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा भवन बनाएंगे। और विशेषता ये थी कि इसके लिए 18-19 में 21,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था और लाभार्थियों को भी चुना गया और उनके खातों में आईटी या डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ पहुंचाने की बात की गई थी। वही नेक्स्ट इंपोर्टेंट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। कौन सी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। कब शुरू की गई, तो ये दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है गांव के विकास एवं निर्माण हेतु एक कार्यक्रम है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना इसका क्या था, उद्देश्य था। इसमें सांसदों को ये बोला गया था कि प्रत्येक सांसद 3 गांव को क्या करेगा, गोद लेगा और उसमें जो पिछड़ापन है उसे क्या करेगा, हर स्तर पर पिछड़ापन को दूर करेगा। साथ ही साथ बजट 2019 में इसके लिए 76 करोड़ का बजट रखा था और 18 दिसंबर 2017 तक 1241 ग्राम पंचायतों को गोद भी लिया गया था। और वहीं 19,951 परियोजना का कामकाजी ग्राम पंचायतों में इसी के माध्यम से शुरू किया गया था, ठीक है ना। आगे जाकर के यही जो 3 गांव थे 2024 तक बढ़ा करके ये बोला गया था, फिर प्रत्येक सांसद 5 गांव क्या करेगा, गोद लेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन शुरू किया गया था 2014 में। इसका उद्देश्य था कि लाभकारी योजनाओं तक निर्धन और सीमांत लोगों की पहुंच को सक्षम बनाना और ग्रामीणों के लिए मांग आधारित निःशुल्क स्किल जो टेस्ट था, स्किल प्रशिक्षण ट्रेनिंग थी, उसको उपलब्ध कराना। मेरा कहने का मतलब ये एक समावेशी कार्यक्रम था। सामाजिक तौर पर जो वंचित थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनकी इसमें 50% हिस्सेदारी की बात की गई। अल्पसंख्यकों की इसमें 15%, महिलाओं की 33% महिलाओं को शामिल, अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रयास किया गया था। इसी में आवास एवं शहरी ग्रामीण उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत कुछ योजनाएं जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये भी इसमें क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, ठीक है। ये जो योजना है 29 मार्च 2016 को शुरू की गई थी, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य था, ये हम जो पढ़ा रहे हैं वो ये योजना पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसी टॉपिक में। और ये योजना 29 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। इसी में इसका उद्देश्य था कि 8 से 9 करोड़ जो गरीब ग्रामीण हैं उनके घरों तक पहुंचकर हर घर में एक महिला को लेकर के गांव और उच्चतर स्तर पर महिला स्वास्थ्य सेल्फ ग्रुप संघ का निर्माण किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, जरूर एक महिला को साथ में लेकर के। विशेषता ये थी 1 अप्रैल 2016 से ये प्रभावी जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना थी उसके तहत इसको क्या किया गया था, गठन किया गया था और इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। इसे शुरू किया गया था गांधी जयंती के अवसर पर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014। और इसका उद्देश्य था जो भी गली हैं, सड़कें हैं या अन्य व्यक्ति क्लस्टर या समुदाय शौचालय के निर्माण के लिए खुले में शौच की समस्या को खत्म करना और लोगों में खुद अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता को लेकर के, ये इसका उद्देश्य था। लक्ष्य था कि भाई 2019 तक पूरे देश को खुले से क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे, ODF करेंगे। और आगे जाकर के इसके लक्ष्य को 2023 तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसके लिए बजट 62 करोड़ का रखा गया है और केंद्र सरकार की इसमें 75% की भागीदारी होगी और राज्य इसमें 25% की सहभागीदारी करेगा। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां केंद्र 90-10 के रेशियो में रखेगा, 90 केंद्र देगा और 10 वो राज्य देंगे, ठीक है ना। उद्देश्य ये था कि घरेलू शौचालयों का निर्माण करिए, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करिए, सूचना शिक्षा प्रसार एवं जन जागरूकता को बढ़ाइए, साथ ही साथ पंचायती राज से संबंधित जो संस्थाएं हैं इस मिशन में क्या करें, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ये भी बोला गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना
इसका शुरुआती वर्ष था 2020 तक कम से कम 90% बच्चों को टीकाकरण कराना, ये इसका उद्देश्य था। और 7 इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए यहाँ टीकाकरणों की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। टीकाकरण से जो वंचित रह गए थे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो गर्भवती महिलाएं, उनको पूर्ण टीकाकरण करने की बात की गई थी मिशन इंद्रधनुष के तहत। विशेषता ये थी कि ये एक लक्षित कार्यक्रम था, लक्ष्य रखा गया था और उन बच्चों पर ध्यान दिया गया था जो टीका से क्या रह गए थे, वंचित रह गए थे या आंशिक रूप से उनको टीका लगाया गया था। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये 4 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक रूप से ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रसव जो है और प्रसव कब, कैसे और किस तरीके से चल रहा है, और ये देखभाल उनकी निःशुल्क की जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दीव, ये इसमें क्रियान्वित करेगा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की क्या की जाएगी, देखभाल की जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें क्या चीज पर फोकस किया जाएगा, शिशु मृत्यु दर पर फोकस किया जाएगा, मातृत्व मृत्यु दर पर फोकस किया जाएगा, महिला के स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पानी, सफाई, स्वच्छता, प्रतिरक्षण, पोषण तत्वों पर भी फोकस किया जाएगा। मतलब ये पहुंच सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच की बात की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसमें क्या था कि प्राकृतिक आपदा की वजह से या कोई बीमारी फैलने की वजह से यदि फसल खराब होती है तो यहाँ उनके लिए बीमा कवर देने की बात की गई थी और वित्तीय सहायता देने की बात की गई थी। और इसमें किसानों के लिए अन्य ऋण की भी बात, मतलब बीमा के माध्यम से सहायता देने की बात की गई, जिससे कि वो आधुनिक तकनीकी और नवाचार को प्रोत्साहन दे सकें और कृषि को आगे की ओर बढ़ा सकें। नेक्स्ट है मेरा गांव और मेरा गौरव। ये 2015 में शुरू की गई थी। ये एक नई योजना है। इसमें क्या था कि गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या ICAR के सभी संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे और गांव तक टेक्निकल कृषि को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। शुरुआत कब, 28 जुलाई 2014 को, ठीक है ना। उद्देश्य था कि जो स्वदेशी पशु हैं उनकी नस्लों का विकास करना और संरक्षण करना, साथ ही साथ स्वदेशी पशुओं के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करना, आनुवंशिक सुधार करना और पशुओं की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना, उनके दूध में उत्पादन करना और उत्पादकता को बढ़ाना, इसका क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट था दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना मींस सौभाग्य। 25 सितंबर 2017 को ये शुरू हुई थी। उद्देश्य बस यही था कि गांव के साथ साथ शहरों में भी हर घर के लिए विद्युतीकरण को इंश्योर किया जाए। नेक्स्ट है उदय योजना। ये 5 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के द्वारा राज्यों में सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराना 24 घंटे 7 के दिन। और इसमें कौन सी कंपनी वित्तीय सहायता करेगी, तो डिस्कॉम इसमें वित्तीय सहायता करेगी, ठीक है। इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये शुरू की गई थी 25 जुलाई 2015 को पटना से। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत के लिए निरंतर विद्युत की क्या की जाए, आपूर्ति की जाए, इंश्योर किया जाए। और इसका लक्ष्य था 1 मई 2018 तक देश के 1,21,225 गांवों का विद्युतीकरण पूरा किया जाए और ये पूरा हो भी चुका है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना। 31 जुलाई 2015 को दोस्तों ये शुरू की गई थी। पहला चरण था इसका 25 अक्टूबर 2017 तक, ठीक है ना। उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करिए और नए राजमार्गों सहित परियोजना को पूरा किया भी जा रहा है और जो अधूरे रह गए उनको आगे भी बनाने की बात की जा रही है। इसमें सड़क को शामिल किया गया है, बंदरगाह, राष्ट्रीय गलियारे, इनको बेहतर बना करके देश के या राष्ट्र के गलियारों का विकास करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है संपूर्ण योग्य ग्राम। ये 19 मार्च 2018 को चलाया गया था और इसमें क्या था कि संपूर्ण योग्य ग्राम के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नियमित रूप से योग करना पड़ेगा। और ये केरल के कुनम्बथनम गांव से आई है योजना, जहां ग्राम पंचायत ने यह पहल की है और यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये शुरू कब की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है प्रतिबूंद अधिक फसल, प्रतिबंध नहीं है, ये बूंद है, अधिक फसल है। इसके तहत जो सूक्ष्म सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन है, उसको बढ़ावा दिए जाने की बात की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें निवेश में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया था
खेत को पानी के, हर खेत को पानी की बात की गई थी, और कृषि क्षेत्र में विस्तार की बात की गई थी, और खेतों में जल के इस्तेमाल की दक्षता को बढ़ाने की बात की गई थी। मतलब जल का एक प्रकार से आप कह सकते हो जल का संरक्षण भी होना चाहिए खेती के साथ साथ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कुछ कल्याणकारी योजना, जैसे रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। तो ये 11 जनवरी 2019 को 6 राज्यों में, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के लिए ये शुरू की गई थी। ठीक है ना, नई दिल्ली में ही इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये हिमाचल प्रदेश की जो सिरमौर जिला है, यहाँ पर जो गिरी नदी है उस पर ये परियोजना स्थापित की गई थी। गिरी नदी पर ये यहाँ पर 148 मीटर ऊंचा एक बांध बन रहा है जिसका नाम है रॉक फील्ड बांध। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, और ये वर्ष 1967 से शुरू की गई थी, किंतु कई कारणों की वजह से ये अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा। ये 29 मई 2018 को उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए, जो यहाँ पंजीकृत होने चाहिए, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए से बढ़ा करके इसकी राशि को 10 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है ना, और बीमा कवर जो बढ़ी हुई बीमा की राशि है वो 27 अक्टूबर 2007 से क्या हो गई थी, प्रभावी हो गई थी। और 1 सितंबर 2000 से प्रदेश में प्रारंभ जोखिम जीवन व्यक्तिगत जो दुर्घटना बीमा योजना का नाम चेंज किया गया था, और 30 जून 2016 को इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना नाम रख दिया था। जो पहले क्या था, जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, आज क्या है, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, इसका क्या कर दिया गया है, नाम कर दिया गया है। ठीक है ना, और ये राशि व्यक्ति के परिवार वालों को या अन्य किसी नामित व्यक्ति को भी मिल सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हेतु 10% आरक्षण की बात। तो दोस्तों, ये 18 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय को 12 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 103वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या किया गया था, तैयार किया गया था। इसमें क्या था कि जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। और शिक्षा में आर्टिकल है संविधान का 15 क्लॉज 6, और नौकरी में है आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ध्यान रखना। तो 10% आरक्षण की आर्थिक रूप से बात की गई थी। नेक्स्ट है किसान सम्मान निधि योजना, और इसमें दोस्तों 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री मैदान में इसे क्या किया था, जनसभा को आयोजित करते समय शुरू किया गया था। इसमें क्या है, किसान को साल में 3 बार 4-4 महीने बाद 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, मतलब साल में 6 हजार रुपए देने की बात की गई थी 3 किस्तों के माध्यम से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान। ये 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया था, और ये उन लोगों को मिलेगा जिनको आयुष्मान भारत के तहत लाभ नहीं मिला था, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए, और लाभार्थी को 5 लाख रुपए का बीमा कवर इसके तहत दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश में लगभग 8.5 लाख परिवारों को क्या दिया गया, लाभ दिया गया है। नेक्स्ट है कांदला गोरखपुर एवं स्व पाइपलाइन योजना। तो ये 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में देश की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई है 2757 किलोमीटर, कांदला गोरखपुर LPG पाइपलाइन जो रसोईया घरों के लिए क्या की गई थी, शुरू की गई थी। बोल रहे हैं देश का लगभग 1/4 भाग इससे क्या होगा, लाभान्वित होगा। और गुजरात के कांदला से अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी होते हुए कहां तक जाएगी, ये गोरखपुर तक आएगी। ठीक है ना, इसके निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाया जाएगा, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की इसमें क्या ली जाएगी, हिस्सेदारी 50% इंश्योर की गई है। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये 25% क्या करेंगे, अपनी हिस्सेदारी। और इसका निर्माण 9000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे कि घर घर को पाइपलाइन के माध्यम से LPG पहुंचाने की बात की गई है। इसी में वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वृद्धावस्था में है उनको पेंशन देने की बात की है, जिसमें उम्र रखी गई है 60 से 70 वर्ष। ये लाभार्थी होंगे, और इनको 400 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए तक क्या कर दिया गया है, राशि दी गई है। 1 जनवरी 2019 से इसे लागू किया गया है, और इस योजना को जो क्रियान्वित किया गया, संचालित किया गया है, वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत किया गया है। ठीक है ना, इसमें 500 रुपए में 300 रुपए राज्य देगा, और 200 रुपए कौन देगा, केंद्र देगा। ठीक है ना,
जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है उनको 500 रुपए की धनराशि प्रति माह 100% केंद्र से पेंशन के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट कुछ उत्तर प्रदेश की प्रभावी स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, जैसे मिशन इंद्रधनुष, मैंने बताया ही था आपको। 7 टीकाओं को इसमें जो रोग हैं उनके लिए टीका की बात की गई है और 3 लाख बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण की बात की गई है। इसका उद्देश्य 2020 तक सभी बच्चों का क्या किया जाए, टीका किया जाए 7 प्रकार के रोगों के तहत। अब वो कौन से 7 प्रकार के रोग हैं ये जानना जरूरी है। डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, इन धनुस्तंभ जिसे टिटनेस कहते हैं, पोलियो, यक्ष्मा और खसरा, ये 7 रोग हैं, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है मिशन इंद्रधनुष में कौन 7 रोग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आयुष्मान योजना। तो आयुष्मान योजना में प्रति परिवार को इसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे चिकित्सा बीमा के कवर के रूप में, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मरीज जब अस्पताल में भर्ती होगा तो वहां बीमा दस्तावेज उसे देना होगा और उसको 5 लाख तक का कंपनी क्या देगी, कंपनी सूचित कर देगी हॉस्पिटल को, और लाभ मिलना उसको क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषक समृद्धि आयोग। तो कृषक समृद्धि आयोग की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के लिए कृषक समृद्धि आयोग का क्या किया था, गठन किया था, ठीक है ना। और इस आयोग ने सुझाव दिया था कि 2022 तक किसान की आयु क्या हो सकेगी, दूनी हो सकेगी, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होंगे, ठीक है ना, और अन्य मंत्री इसमें क्या होंगे, सदस्य के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। कृषि मंत्री इसमें उपाध्यक्ष होंगे, तो ये याद रखना। प्रदेश के कुछ मुख्य सचिव होंगे और कृषि उत्पादन आयुक्त को भी इसमें क्या किया जाएगा, सदस्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है सामूहिक विवाह योजना। तो दोस्तों ये 26 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई थी और इसमें सामूहिक विवाह के तहत महिलाओं को 35,000 रुपए की जगह जो पहले मिलते थे उस राशि को बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दिया गया है। मीन्स राज्य सरकार महिलाओं को इसमें क्या देगी, सहायता देगी, ठीक है ना। और इसे 2017-18 में गरीब परिवार की कन्याओं के लिए दिया गया था, ठीक है ना, अब भी ये चल रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने 11 अक्टूबर 2019 को शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य था कि जो बच्चियां गर्भ में हैं, भ्रूण में हैं, उनके विकास के लिए उस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। तो बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक के लिए यहाँ पे सरकार ने लाभ देने की बात की है और इसमें कम से कम ये अनिवार्य है कि उस परिवार को लाभ दिया जाएगा जिस परिवार में कम से कम एक कन्या होनी चाहिए। नेक्स्ट योजना की प्रक्रिया क्या है, योजना की प्रक्रिया इसके तहत, तो देखो इसके तहत स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई और 6 चरण दिए गए हैं और ये आर्थिक सहायता मिलेगी इनको कितने की, 15,000 रुपए की। इसमें पहले चरण में जो मिलेगी, बालिका के जन्म के समय 2,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे 1 वर्ष पूरा होने पर टीका जब पूरा करवा लेगी तब उसे 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरे में कक्षा 1 में प्रवेश करने पर उसे 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर वो 6 में प्रवेश करती है तो फिर से 2,000 दिए जाएंगे और 9 में प्रवेश करती है तो इसमें 3,000 दिए जाएंगे। और वो 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा वगैरह करती है या स्नातक में एडमिशन लेती है तब उसे 5,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सारथी संध्या वाहिनी। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 फरवरी 2019 को शुरू की थी, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि राज्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया था और इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जो है उनके परिवार में उनको परिवार नियोजन के बारे में जानकारी या जागरूकता दी जाएगी कि भाई परिवार नियोजन का ये महत्व होता है। किसके साथ, सारथी संध्या वाहिनी के साथ, ठीक है ना। इसमें कई वाहनों में डॉक्यूमेंट्री वगैरह, फिल्म वगैरह ये सब दिखाई जाएंगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें और भी है, जैसे इंसेफ्लाइटिस के प्रति, उसके खत्म करने के प्रति कुछ अभियान चलाए जाएंगे। जैसे एक अभियान दस्तक था, वो भी इसी के तहत चलाया गया था, ठीक है ना। और जो विभिन्न प्रकार की जागरूकता है वो भी लोगों में इसके तहत फैलाई जाएंगी, ठीक है ना। इसका पहला जो चरण होगा वो 10 से 18 फरवरी 2019 तक था। दूसरा था 15 मई से 15 जून तक। तीसरा था इसमें 1 जून से 30 जून तक, ठीक है ना। तो इंसेफ्लाइटिस सबसे आम वायरस संक्रमण है जो हल्के फ्लू जैसे लक्षण इसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। दर्द होता है सिर में, बुखार जैसी बीमारियां दिखाई देती हैं। देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल, तो नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2018 को इसे वाराणसी में जो गंगा नदी है वहां पर देश को समर्पित किया था और इसकी लंबाई है दोस्तों 1383 किलोमीटर। कहां से कहां तक है ये, तो वाराणसी से हल्दिया, मतलब जहां गंगा जलमार्ग है वहीं पर इसका शुभारंभ किया था, ठीक है ना। देश का पहला मल्टी मॉडल है जो वाराणसी में कहां पे स्थित है, रामनगर स्थित राहुलपुर
में 206 करोड़ रुपए में ये बनाया गया था। अब ये लगभग 879 दिनों में बनकर तैयार होगा और इसमें केवल सड़क ही शामिल नहीं होगी, सड़क के साथ साथ रेल भी शामिल होंगी और अन्य जलमार्ग रास्ते भी क्या होंगे, शामिल होंगे। और इसमें कौन, इसमें जो पैक्सको कंपनी है उसने गंगा नदी के रास्ते एक जलपोत निकाला है, ठीक है ना। एमबी रविंद्रनाथ टैगोर वाराणसी से इफको कंपनी का जलपोत उर्वरक लेकर के निकला है और वो कलकत्ता गया है, मतलब यहाँ पे प्रयोग भी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा पहला अवसर है जहाँ नदी मार्ग से कारोबार को क्या किया जा रहा है, सक्षम बनाया जा रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वाराणसी के अलावा साहेबगंज जो झारखंड में पड़ता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसके तहत ये जो साहेबगंज और हल्दिया 2 मल्टी मॉडल टर्मिनल भी निर्माणाधीन, मीन्स उन पर काम निरंतर चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो पहला तो यही हो गया जो हमने आपको बताया वाराणसी वाला, ठीक है ना। और दूसरा हो गया दोस्तों साहेबगंज जो झारखंड का, और तीसरा हल्दिया का, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो आप याद रखना एक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है ना, गंगा भागीरथी और हुगली जो नदी प्रणाली है वहां पे 1620 किलोमीटर लंबा है ये। और ये जलमार्ग क्या है, NW1 है, ध्यान रखना, नेशनल वाटर हाईवे 1। और इसमें लागत से काम किया जा रहा है 5369 करोड़ की लागत से इसे पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट, जल विकास परियोजना, भारतीय अंतर्देशीय जल विकास प्राधिकरण नोएडा के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। और विश्व बैंक और भारत सरकार की हिस्सेदारी से 50-50% दोनों की हिस्सेदारी है और इसे पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही मिशन गंगे अभियान, तो इसमें क्या है, एक महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, बछेंद्री पाल, इनके नेतृत्व में 5 अक्टूबर 2018 को हरिद्वार से मिशन गंगे अभियान की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और यह अभियान 30 अक्टूबर 2018 को पटना में संपन्न हुआ था और 27 दिन तक हरिद्वार से पटना की 4500 किलोमीटर की राफ्टिंग के द्वारा इसे पूरा किया गया था। मींस इसमें गंगा नदी की साफ सफाई को लेकर के जागरूकता पर जोर दिया गया था। इस अभियान में 20 महिलाएं और 20 पुरुषों ने क्या लिया था, भाग लिया था। एक इंपोर्टेंट टॉपिक और है, विश्व में 5 नदियों का संगम, तो बिल्कुल ये चंबल के बीहड़ में स्थित है, एमपी में। यहाँ 5 नदियां आकर के मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश इटावा जिले मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है, बेठौली गांव में, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के श्रद्धालु क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और ये इटावा का पंचनदी एक स्थल है जहाँ पर 5 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी, यमुना, चंबल, क्वारी, सिंधु और पहुज, ये 5 नदियां मिलती हैं, ध्यान रखना। वैसे नदियों का दुर्गम समूह जो है वो प्रयागराज में है। धार्मिक दृष्टि से वहाँ बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य, तो इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से विकास लक्ष्यों के लिए नोडल एजेंसियां हैं। तो सतत विकास लक्ष्य, इसकी नोडल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों ऐसा विकास जो हम भी उसे यूज करें संसाधनों को और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ करके जाएं। ऐसा नहीं जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, तो कोयले को अभी हम ही खत्म कर दें, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाएं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सतत विकास के तहत नोडल एजेंसियां कौन कौन बनाई गई हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी, इसमें नोडल एजेंसी ग्राम विकास को बनाया गया है। ये सतत विकास लक्ष्य 1 है, ध्यान रखना। फिर भुखमरी समाप्त करना, 0 हंगर, ये कृषि विभाग को इसमें क्या किया गया, नोडल एजेंसी। सभी के लिए स्वस्थ जीवन, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को बनाया गया है, नोडल एजेंसी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग को बनाया गया है। इसके साथ साथ ही लैंगिक समानता, ये सब सतत विकास लक्ष्य हैं। सतत विकास लक्ष्य 2015 में शुरू किए गए थे और 2030 तक इनको पूरा करना है, और 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, ध्यान रखना। तो जेंडर इक्वलिटी में महिला कल्याण विकास मंत्रालय को, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का सतत प्रबंधन, ये जल शक्ति मंत्रालय को, किफायती सतत और आधुनिक ऊर्जा, ये ऊर्जा मंत्रालय को, उचित कार्य एवं आर्थिक विकास, यहाँ नोडल विभाग हुआ सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग, और उद्यमिता, अभिनवीनीकरण एवं अवस्थापना, ये औद्योगिक विकास होगा। असमानता को कम करना, ये सामाजिक कल्याण विभाग, और सामाजिक समावेशी एवं सुरक्षित शहर, ये नगर विकास होगा। सतत उपभोग एवं उत्पादन, इसमें पर्यावरण विभाग को दिया गया है, और जलवायु परिवर्तन में भी पर्यावरण विभाग को लिया गया है। भूमि पर जमीन, लाइफ ऑन लैंड, ये वन विभाग को लिया गया है। शांतिपूर्ण एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण, ये गृह विभाग को लिया गया है। और लक्ष्यों के लिए भागीदारी के लिए इसमें वित्त,
वित्त विभाग को लिया गया है। तो दोस्तों ये क्लास थी ग्रामीण भारत के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो हमने डिस्कस की। आने वाले समय में नवीनतम योजनाएं जो होंगी अगली क्लास में वो कवर की जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए जो अभी डेट आ गई है, ठीक है ना, लेखपाल की, आप लोग जरूर फॉर्म भरिए और निश्चित मेरी उम्मीद है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ग्रामीण प्रवेश से 25 में से 25 क्वेश्चन आपके इंश्योर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।